हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। ये लाइन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि उम्र थका नहीं सकती, एज हमें थका नहीं सकती, ठीक है। ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें तो बहुत आती जाती हैं लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकती। आप किसी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं, मंजिल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सारे रुकावट आएंगे, बहुत सारे ठोकरें आएंगे, वो हमें रोकने का प्रयास कर सकती हैं लेकिन हमें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर हमारे अंदर जिद है जीतने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। ये तो कुछ स्पेशल लाइंस थी आप लोगों के लिए। अब अगर स्पेशल लाइन आई है तो क्लास भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। बिल्कुल, आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास है। पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में खत्म। सही सुना आपने, पूरा इंग्लिश एक वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन ए बी सी डी जितने भी सेक्शन हैं सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हो सकता है ये क्लास 1.5 घंटे या 2 घंटे का हो जाए, लेकिन क्लास बहुत स्पेशल होगा। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा भैया, उसका 100 में 100 पक्का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लास 12 इंग्लिश 2025 वाले स्टूडेंट जाग जाओ। पूरा इंग्लिश एक वीडियो में आज मैं लेकर आया हूं। ये महा मैराथन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा लॉन्ग क्लास है, इसीलिए ये महा मैराथन है, ठीक है। लगभग 100 में 100 आपका मैं पक्का कराऊंगा। हो सकता है 1.5-2 घंटे की ये क्लास हो, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में अगर आपको इंग्लिश का पेपर देना है भैया, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, नहीं तो बाद में पछताना होगा। अब चलिए जानते हैं हम पढ़ेंगे क्या क्या इस क्लास में। देखो, ये क्लास YouTube पर पहली बार आपको मिल रहा है, YouTube इतिहास में पहली बार, क्योंकि पूरा इंग्लिश हम एक वीडियो में कवर करेंगे। पूरी इंग्लिश एक ही वीडियो में। आपका इंग्लिश 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ये चारों सेक्शन हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानिए हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। देखो, सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है, 15 नंबर का आता है। इसमें हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज, ठीक है। मतलब पूरी इंग्लिश को मैं एक वीडियो में लेकर आया हूं। उसके बाद में सेक्शन बी राइटिंग होता है, ये 20 नंबर का आता है, जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर होता है। कैसे इसको लिखेंगे, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, पूरा लिखना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी हम देखते हैं। सेक्शन सी हमारा ग्रामर होता है एंड ट्रांसलेशन, ये 25 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं। देखिए, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक और है होमोफोन्स। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। नंबरिंग में प्रॉब्लम है, नंबर में कुछ नहीं रखा है, हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन डी में हम क्या पढ़ेंगे, देखो, सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का आता है। इसमें प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे। मतलब पूरी इंग्लिश फिनिश, ठीक है। पोएट्री में स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया, ये 10 नंबर के आते हैं, दोनों मिला के इसको पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री में भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर सबको आज हम पढ़ेंगे। मतलब पूरा इंग्लिश हम फिनिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे, सारे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसको मैंने बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन ए को, जो कि है अनसीन पैसेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है अनसीन पैसेज। पहले हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे, ध्यान से समझना 12th वालों, क्योंकि पूरी इंग्लिश को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, सेक्शन ए हमारा रीडिंग है, टोटल 15 नंबर का आता है ये। इसमें सिर्फ एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, ठीक है। अनसीन पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, उसी के नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर देना होता है, आपको 15 नंबर मिलेगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ऐसे एक अनसीन पैसेज रहेगा इंग्लिश में। अनसीन पैसेज का मतलब जो आपने सीन ना किया हो, मतलब आपके जो चैप्टर में ना हो, इसको अलग से दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे,
देखो ये क्वेश्चन है इसके नीचे, जैसे फर्स्ट है 3 नंबर का ये रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है 3 नंबर का, थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर का, फोर्थ क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 जो क्वेश्चन रहेगा इसमें वोकेबुलरी रहेगा 1-1 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का। टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। इतना समझ में आ गया। और ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर हमें बाहर से नहीं लाना है भैया, इसका आंसर आपको उसी अनसीन पैसेज में ही मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चन का आंसर उसमें ढूंढ ढूंढ कर लिखते हैं। यही तो आपको एग्जाम में करना है, वैसे हम यहां पे भी बताएंगे। ठीक है, देखो पहले इसको हिंदी मीनिंग के साथ हम पढ़ लेते हैं, आखिर ये है क्या। इसको पढ़ोगे तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना, पानी वानी लेकर बैठना, नींद आ रही है अगर आएगी तो पानी पी लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे लाइफ जीवन इज नॉट नहीं है ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। हम लोग जो जिंदगी जीते हैं ये फूलों की सेज नहीं है, इसमें सिर्फ आराम ही आराम नहीं है, बट लेकिन ये बेड ऑफ थॉर्न, बेड रहेगा, ये बेड ऑफ थॉर्न वो कांटों की सेज है। मतलब जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। अगर इसमें खुशी है तो गम भी है। ठीक है, अगर इसमें हम खुश रहते हैं तो कभी कभी हमें दुखी भी होना पड़ता है। ठीक है, इट इज फुल, ये भरा हुआ है ऑफ डेंजर, खतरों से, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से। ये खतरों और कठिनाइयों से भरा है। हमारा जो लाइफ है इसमें खतरे भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, सब कुछ हमें सहना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, दे हैव, इन्हें टू बी ओवरकम, अगर हमें इन पर विजय प्राप्त करना है, इफ वी, अगर हम टू सक्सीड, सफल होना है इन लाइफ, जीवन में, यानी कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो इन पर विजय प्राप्त करना होगा। ओवरकम मतलब, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो दे हैव टू बी ओवरकम, इन पर विजय प्राप्त करना होगा। इफ, अगर वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होना है। तो अगर हमें जीवन में सफल होना है तो इन पर विजय प्राप्त करना होगा। किस पर? कठिनाइयों पर, यानी कि डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हम देखेंगे। हिंदी मीनिंग के साथ मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के भाग दौड़ में, बी शुड नॉट, हमें नहीं बी होना चाहिए, अफ्राइड, डरना चाहिए, द रिस्क, जोखिम से, रिस्क का मतलब होता है जोखिम उठाना। ठीक है, व्हिच, जो, इज बट नेचुरल, जो प्राकृतिक है। मतलब जीवन के भाग दौड़ में हमें रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, रिस्क से इश्क करो। ठीक है, तो जीवन के भाग दौड़ में हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए, जो कि प्राकृतिक है। भैया रिस्क तो आपके जीवन में है ही, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सक्सेस, सफलता इन एनी वर्क, किसी भी काम में, इन लाइफ, जीवन में, गोएस टू, जाती है, दोज पर्सन, उन व्यक्तियों के पास, हु, जो, वेलकम रिस्क, जो जोखिमों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोएस टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, यानी कि सफलता जीवन में किसी भी कार्य में उन व्यक्तियों के पास जाती है जो जोखिमों का स्वागत करते हैं, जो रिस्क को कहते हैं आओ बेटा आओ तुमसे भी निपट लेंगे। ठीक है, आगे देखो, साइंस, विज्ञान, वुड नॉट हैव मेड, वो नहीं कर पाता, सच वंडरफुल, इतना आश्चर्यजनक अचीवमेंट, उपलब्धि, इफ आवर साइंटिस्ट, अगर हमारे वैज्ञानिक, हैड नॉट रिस्क, उन्होंने रिस्क ना लिया होता, दियर लाइफ, अपने जीवन में, एंड कंफर्ट, अपने आराम में। ठीक है, तो आज विज्ञान भी आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और अपने आराम को जोखिम में ना डाला होता। अगर उन्होंने रिस्क ना लिया होता, वो बैठ के आराम करते तो कुछ कर पाते नहीं। अगर आप सोचें कि मैं पढ़ूं ना, दिन भर बैठा रहूं, फोन चलाऊं, रील स्क्रॉल करूं, तो क्या आप टॉपर बनेंगे? क्या आप 90% प्लस लेकर आएंगे? कभी नहीं। इसके लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, समझ में? आगे देखो, द मोर डिफिकल्ट, यानी कि उतना ज्यादा कठिन ये वर्क, एक काम, इज, जितना ज्यादा कठिन एक काम होता है, द हार्डर शुड बी, उतना ही कठिन आवर इफर्ट, हमारे प्रयास होने चाहिए, टू परफॉर्म इट, उसे करने के लिए। मतलब काम जितना कठिन होता है उससे भी ज्यादा कठिन हमारा परफॉर्म होना चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, मतलब काम कितना भी कठिन हो, अगर हम बहुत अच्छे से, बहुत हार्डली उसको करेंगे, हम उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई भी काम कठिन नहीं होता,
एवरीथिंग इज इजी, ठीक है। आगे देखो, लाइफ इज नॉट ये स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब सहज नौकायन, ठीक है। जीवन एक सहज नौकायन नहीं है कि इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, बीच में बहुत ठोकरें खाएंगे, बहुत कठिनाइयां आएंगी, ठीक है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से फ्राइटेंड, डरते हैं। ये वीकर हेल्थ, एक कमजोर दिल वाले। हु, जो इज नॉट प्रिपेयर, जो तैयार नहीं रहते टू टेक ए रिस्क, जोखिम उठाने के लिए। तो छोटी छोटी कठिनाइयों से वो लोग डरते हैं जो कमजोर दिल वाले होते हैं और अपने जीवन में रिस्क उठाना नहीं चाहते। जो रिस्क उठाने से डरते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी डरते हैं। आगे देखो, बट ब्रेव हार्ट, लेकिन बहादुर दिल वाले अचीव, प्राप्त करते हैं फेम, प्रसिद्धि एंड ऑनर और सम्मान, बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, वे रिस्क लेने का एंजॉय करते हैं। और जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रसिद्धि और सम्मान पाते हैं क्योंकि वो जोखिमों को उठाने का एंजॉय लेते हैं। जितने भी जोखिम आते हैं उनको एंजॉय के साथ उनका सामना करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग सक्सेस, मतलब रिस्क जो है वो सफलता लाता है, एंड वर्क मायरेकल, और जो काम है वो चमत्कार लाता है। तो अगर संक्षेप में बात करें तो रिस्क उठाने से आपको सफलता मिलेगी और काम करने से आपको चमत्कार मिलेगा। काम करते रहोगे, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा बन जाओगे, ठीक है। तो ये भैया आपका पैसेज है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, कैसे देखो, देखो हाउ इज मैन्स लाइफ, पहले मैं बता देता हूं कि कहां इसका आंसर मिलेगा, उसके बाद में हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखो हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है, तो देखो लिखा है यहां पे, ये देखो लाइन, यहीं पे इसका आंसर मिलेगा। देखो मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, मतलब मनुष्य का जीवन खतरों और कठिनाइयों से भरा है। देखो यही लाइन आपको लिखनी है मेरे दोस्त, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इट के जगह पर मैन्स लाइफ कर दो, मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। 3 नंबर आपका क्लियर, समझ में आ रहा है। आंसर आपको इसी पैसेज में ही मिलेगा, बाहर से हमें कुरियर नहीं कराना है, ठीक है। दूसरा देखो स्टूडेंट क्या है, दूसरा है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना होगा, तो हमें जीवन में सफल होने के लिए रिस्क लेना होगा, ठीक है, और अपने आराम को त्यागना होगा। टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, ठीक है, ऐसे लिख दो क्योंकि इसमें वही तो बताया गया है। देखो यहां पे अगर साइंटिस्ट लोग जो है वो रिस्क ना लेते तो कहां से इतनी बड़ी उपलब्धि कर पाते, ठीक है। देखो सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोएस टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, जो जोखिमों का स्वागत करते हैं वही लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो आप लिख दो टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, मतलब जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क उठाना चाहिए और अपने आराम को त्यागना चाहिए। जो आराम करेंगे वो भैया वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, मतलब छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरते हैं, तो देखो पेटी डिफिकल्टीज इज फ्राइटेंड ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ये रिस्क, मतलब जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते वो छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। क्वेश्चन आपका था छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरता है, जो मतलब रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते वो छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। यहां से यहां तक अगर आप लिख दोगे नंबर पूरा मिलेगा, नो टेंशन, बस थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छे से लिखना, वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो ये 5 नंबर, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है, वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जो हम लोगों को के लिए, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। और इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट का मतलब एंटोनिम क्या होगा, देखो नेचुरल कहीं था, ये देखो नेचुरल यहीं पे कहीं था, नेचुरल जो है इसका एंटोनिम्स होगा, ये देखो नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, तो ये आर्टिफिशियल का एंटोनिम है, यही लिख देना है भाई। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे लिखना है, बस इसको समझ लो। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, इस पैसेज में किसका मतलब फियर है, सिनोनिम्स, मतलब फियर का मतलब होता है डर, तो एफ्रेड हमने इसमें पढ़ा है, कहीं एफ्रेड है, ठीक है, वो एफ्रेड का मतलब भी डर होता है, ठीक है। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, ढूंढते हैं एफ्रेड कहां है,
ठीक है, ये देखो अफ्रेड है, इसका मतलब भी डर होता है, तो ये फियर का सिनोनिम्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल। मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म मायरेक्लस होगा, अभी मैं बताऊंगा। तो ये 15 नंबर आपका कंप्लीट। अब देखो इसको लिखना कैसे है, ये भी तो जानना जरूरी है। देखो ये जब भी आप इसका आंसर लिखो तो आपको करना क्या है, देखो भैया क्वेश्चन उतारना नहीं होता हमें, जैसे लाइफ इज डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है मायरेकल ऐसे लिख देना, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, देखो लाइफ इज डॉट 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 करके मायरेकल। इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आना भी चाहिए, इतना इजी आपको कोई नहीं बताएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्टूडेंट, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो मैंने बताया था मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ये देखो आंसर, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, तो इसको यहां पे लिख देंगे। मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, अब थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया गया, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क, ये खतरों कठिनाइयों और जोखिमों से भरा है। सबको पता है हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रिस्क होगा, खतरे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप खतरों से खेल रहे हैं। कोई शराब और आप पीकर आए, पीछे से गाड़ी ठोक दे, क्या करोगे। हर तरफ खतरे ही खतरे हैं, किसी तरह हम मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है मेरे दोस्त, हु, 3 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। ये लो एग्जामिनर कहेगा ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। दूसरा, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, ये देखो मैंने लिखा भी है। ठीक है, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम उठाना चाहिए, एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट, और आराम को त्यागना चाहिए। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना होगा और अपने आराम को त्यागना होगा। जो आराम करते हैं, जो सोते हैं, वो भैया मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में किसी चीज की एक्सेस जो है बहुत खतरनाक होती है। अगर आप टीवी देखते हैं, मान लीजिए तो टीवी देखते हैं, तो अगर उसको एक्सेस ज्यादा मात्रा में देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। फोन चलाते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में चलाएंगे प्रॉब्लम होना ही होना है। ठीक है, समझ में आया, तो यही चीज है। तीसरा देखो क्वेश्चन 2 नंबर, ये भी कंप्लीट 3 नंबर, Who are frightened by petty difficulties, तो देखो लिखा है petty difficulties frightened a weaker heart who is not prepared to take a risk, तो मैं लिखूंगा इसको, देखो weaker heart, कमजोर दिल वाले, who are not prepared, जो तैयार नहीं रहते to take risk, रिस्क उठाने के लिए, are frightened, वो डरते हैं, by petty difficulties, छोटी छोटी कठिनाइयों से। तो कमजोर दिल वाले जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, जो जिंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। यही लिखना है भाई, सबका आंसर उसी में मिलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं, मतलब बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं। तो देखो लिखा है मेरे दोस्त यहां से, बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, इतना ही लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया है ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। अगर आप बहादुर दिल वाले हैं तो आपको फेम मिलेगा, आप फेमस होंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि जो फेमस होता है उसको सम्मान साथ में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आते हैं वोकेबुलरी पर। देखो 5 का फर्स्ट है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, तो मैंने बताया था आपको आर्टिफिशियल का अपोजिट जो होगा वो ऐसे लिख दीजिएगा, 5 का फर्स्ट नेचुरल होगा, मैंने आपको पैसेज में दिखाया है। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, किसका मतलब फियर है, तो एफ्रेड, इस पैसेज में एफ्रेड आया है जिसका मतलब भी डर होता है। तीसरा क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, तो मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा मायरेक्लस। ठीक है, तो ये आपका भैया देखो इतना ही आंसर लिखना है, आपको 15 नंबर दिया जाएगा, पूरे के पूरे 15 मार्क्स। देखो हमने अपने इंग्लिश के जो इस क्लास का एक पड़ाव हमने
पार कर लिया है, हमने अनसीन पैसेज को जान लिया है। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसे ही मैराथन क्लासेस में आपको और भी ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा। अब हमारा अनसीन पैसेज हो गया, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन बी पे चलेंगे, जिसमें आर्टिकल और लेटर दोनों रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। हो गया होगा शायद नोट्स, तो अब इसको मैं हटा के सेक्शन बी पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आर्टिकल राइटिंग, यानी कि अब हम आ चुके हैं 12th इंग्लिश के सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में दो चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया आर्टिकल आएगा 10 नंबर का और लेटर भी 10 नंबर का आएगा। देखो सेक्शन बी राइटिंग टोटल 20 नंबर का होता है भैया, ये 10 नंबर का हमारा आर्टिकल आएगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और 10 नंबर का लेटर आएगा जो इसके बाद पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल में मैंने लिया है टेररिज्म, ये थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। देखो ये जो हमारा आर्टिकल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल लिखते कैसे हैं पहले उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो आर्टिकल लिखने का दो तरीका है, एक या तो आप हेडिंग डाल के लिखिए भैया, 2-4 हेडिंग में आप लोग लिख दीजिए आर्टिकल HEADING, ठीक है, हेडिंग डाल के लिखिए। या तो आपका एक और तरीका है कि आप छोटे छोटे पैसेज में लिखिए, जैसे 3-4 पैराग्राफ में आप आर्टिकल लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ये गलत तरीका है। तो दो तरीके हैं आर्टिकल लिखने के, एक आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, दूसरा आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, ठीक है। देखो हम यहां पे तो हेडिंग वाइज समझ रहे हैं पहले, लेकिन पैराग्राफ वाइज भी आप लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग लिखा रहेगा हमारा टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। सबको पता है भैया आतंकवाद जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है। देखो यहां पे पहले हम टेररिज्म के बारे में जानते हैं, व्हाट इज टेररिज्म, फिर इससे रिलेटेड कुछ हेडिंग में हम लिखेंगे, ठीक। देखो टेररिज्म आतंकवाद इज है एन इलीगल, एक गैर कानूनी एक्ट कृत्य। तो आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है, मतलब ये कानून के खिलाफ है, सबको पता है। व्हिच जिसका एम उद्देश्य टू क्रिएट उत्पन्न करना है फियर डर एमॉन्ग के बीच ऑर्डिनरी पीपल सामान्य लोगों के, जिसका उद्देश्य सामान्य लोगों के बीच डर पैदा करना है। तो टेररिज्म जो है एक गैर कानूनी कृत्य है जिसका उद्देश्य सामान्य लोगों के बीच या साधारण लोगों के बीच डर पैदा करना है, क्योंकि आतंकवाद जो है लोगों में डर पैदा करता है, हमसे डरो, ठीक है। आगे देखो टेररिज्म आतंकवाद इज नॉट नहीं जस्ट ये वर्ड, वो एक शब्द ही नहीं है, मतलब आतंकवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण थ्रेट, खतरा है टू ह्यूमैनिटी, मानव जाति के लिए। तो आतंकवाद सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। आगे देखो इफ ये पर्सन, अगर एक व्यक्ति और ग्रुप या समूह स्पिरिट्स फैलाते हैं वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, रियोट्स दंगे, बलगेरीज चोरी, रेप्स यानी कि बलात्कार, किडनैपिंग, अपहरण, फाइटिंग लड़ाई, बॉम्बिंग बमबारी, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, ये सभी आतंकवाद है। मतलब अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति का एक समूह हो, ठीक है, क्या क्या फैलाता है, वो दंगे फैलाए, हिंसा, दंगे, चोरी, बलात्कार, किडनैपिंग, अपहरण, लड़ाई झगड़ा, बॉम्बिंग, अगर बमबारी होती है तो यही सब तो आतंकवाद है। आतंकवाद की यही निशानी है भैया, लड़ाई झगड़े, बम, ठीक है, चोरी डकैती, अपहरण, यही सब तो है आतंकवाद, ठीक है। आगे देखो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार टेररिज्म आतंकवाद वाज कंसाइडर्ड, माना गया नक्सलाइट नक्सली। तो भारत में पहली बार नक्सलियों को आतंकवाद माना गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1967 में सम इनहेबिटेंट्स, कुछ आप्रवासी जो है आप बंगाल रीजन यानी कि बंगाल क्षेत्र के बियर फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हो गए। तो 1967 में पहली बार बंगाल क्षेत्र के कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, ठीक है। दे केम, वे आए आउट बाहर एज नक्सलाइट, नक्सली के रूप में, टू मेक दियर, रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है। वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए नक्सली बनकर बाहर आए,
ठीक है। मतलब कोई भी ग्रुप हो या लोगों का समूह हो या अकेला कोई हो, अगर वो दंगा चोरी और डकैती या फिर बमबारी ये सब करता है तो वही आतंकवादी है और यही सब आतंकवाद है भैया, ठीक है। तो ये आपका टेररिज्म क्या है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा, देखो आखिर कारण क्या है आतंकवाद के, व्हाट द रीजन। तो सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कुछ कारण, ठीक है। देखो पहला, क्यों आतंकवाद पैदा होता है, प्रोडक्शन उत्पादन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा में आप फायर आर्म्स यानी कि अग्नेयास्त्रों का, मशीन गन का, एटॉमिक बम परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार का, मिसाइल का आदि। मतलब बड़ी मात्रा में अग्नेयास्त्र, मशीन गन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल, इन सब का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में अगर होता है तो भैया आतंकवाद के ये बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास ये सारी चीजें होती हैं और जब इसकी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा भैया तो सबके पास होगा, सब लोग आतंकवादी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। आगे देखो पॉलिटिक्स सोशल इकोनॉमी यानी कि सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, जो इसका अर्थव्यवस्था है, ठीक है। डिससेटिस्फाइड विथ द कंट्री सिस्टम, देश के सिस्टम से असंतुष्टि, ये भी एक कारण है आतंकवाद का। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, मतलब शिक्षा की कमी भी आतंकवाद का एक कारण है। फॉल ऑफ बैड एसोसिएशन, बुरी संगति, जैसे कोई आतंकवाद है, कोई यंग बॉय उसके पास गया तो आतंकवादी जो है उसको चाहेगा कि ये मेरे ग्रुप में आ जाए, ये भी आतंकवादी हो जाए, ठीक है। तो उसका अगर आप लोग साथ करोगे, कोई भी अगर उसका साथ करता है भैया तो वो उसी की तरह हो सकता है। बुरी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फॉल ऑफ परस्यूशन, अन्याय का पतन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सबको छोड़कर देयर में भी सेवरल रीजन, और भी कई कारण हैं। नाउएडेज, आजकल टेररिज्म इज द फर्स्ट वेपन, आतंकवाद पहला शस्त्र है, क्रिएटेड टू प्रूव एंड जस्टिफाई द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव और जस्टिफाई करने के लिए आतंकवाद एक पहला हथियार बन गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया क्या कारण है इसके, ये दूसरा हेडिंग हो गया। 3-4 हेडिंग कम से कम आप डालिए मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे, ये मैं हेडिंग वाइज बता रहा हूं, आप पैरा वाइज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मतलब हेडिंग हटा देंगे पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखो द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव क्या है, जैसे आतंकवाद फैल रहा है इसका इफेक्ट क्या है भाई। देखो टेररिज्म, आतंकवाद क्रिएट्स, पैदा करता है फियर, डर इन पीपल, लोगों में, आतंकवाद लोगों में डर पैदा करता है। दे फील इनसिक्योर, वे असुरक्षित महसूस करते हैं, इन देयर स्टेट, अपने राज्य में, देयर कंट्री, अपने देश में, वे अपने ही देश अपने ही राज्य में असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे अगर कहीं पे आतंकवादी हमला हो गया तो वहां के लोग जो है अपने ही देश में रहकर, अपने ही राज्य में रहकर खुद को इनसिक्योर फील करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बाय चैलेंज करके टेररिज्म, आतंकवाद को एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कैन बी अबॉन्डेड, गिराई जा सकती है। तो आतंकवाद को चैलेंज करके कोई भी सरकार गिराई जा सकती है भैया, ठीक है। आगे देखो बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स यानी कि लाखों का सामान आर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाता है, एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड, और हजारों लोगों के जीवन, ऑफ इनोसेंट पीपल यानी कि निर्दोष लोगों के, आर लॉस्ट, वो खो देते हैं। मतलब टेररिज्म के कारण लाखों का सामान नष्ट हो जाता है और हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी मारे जाते हैं, क्योंकि आदमी जहां रहते हैं वहां पे जानवर भी रहते हैं, दोनों को क्षति, दोनों को हानि पहुंचेगी, ठीक है। ये डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज राइज्ड, यानी कि मानवता की निर्भरता भी बढ़ जाती है। आफ्टर सीइंग ये टेररिस्ट, एक आतंकवादी गतिविधि को देखकर, आफ्टर सीइंग ये टेररिस्ट एक्टिविटी, एक आतंकवादी गतिविधि को देखकर, द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, दूसरे आतंकवादी का भी जन्म हो जाता है। अगर एक आतंकवादी गतिविधि होती है तो दूसरा आतंकवाद भी उससे जन्म ले सकता है। तो ये सब कुछ इफेक्ट थे टेररिज्म के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। मतलब फॉर्म ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के अलग अलग देशों में रूप, अलग अलग देशों में इसके कैसे रूप हैं। देखो टुडे, आज टेररिज्म, आतंकवाद इज नॉट ओनली, ये सिर्फ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है आतंकवाद, ठीक है। आवर नाइबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश
एंड गवर्नमेंट और सरकार अक्रॉस द कंट्री, हर देश के आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं टू डील विथ इट, इनसे निपटने के लिए। तो आतंकवाद सिर्फ हमारे इंडिया की समस्या नहीं है, पूरे विश्व के जो देश हैं वो इससे निपटने के लिए प्लान तैयार कर रही है, वो इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत सारे देश में आतंकवादी हमले होते हैं, सिर्फ हमारा भारत ही नहीं है इससे पीड़ित। ठीक है, देखो द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक, यानी कि सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इन द वर्ल्ड, संसार में, इज कंसाइडर्ड, माना गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11, 2001, यानी कि 11 सितंबर 2001 को, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया। ओसामा बिन लादेन अटैक्ड द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, मतलब ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर अटैक किया। ठीक है, आगे देखो, कॉजिंग मिलियन ऑफ कैजुअलिटीज एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हु डाइड अंडर द रबल, यानी कि लाखों के सामान नष्ट हो गए और हजारों लोग जो है मलबे में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। रबल्स का मतलब होता है मलबा। ठीक है, अमेरिका हैड हिट इट्स बिगेस्ट एनिमी इन ये फिल्मिक वे, और अमेरिका ने भी इसके जवाब में कुछ फिल्मी तरीके से उनको रिप्लाई दिया और उनको मारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया आर्टिकल राइटिंग, इसके आगे शायद नहीं है। ठीक है, देखो तो ये हमारा आर्टिकल राइटिंग हो गया। आर्टिकल जब भी आप लिखें 3-4 हेडिंग में लिखें या 3-4 पैराग्राफ्स में लिखें, दैट्स अ बेटर वे टू राइट एन आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल लिखना कुछ ऐसे है, कुछ हेडिंग इससे रिलेटेड डालने हैं, और ये आपका आर्टिकल फिनिश हो चुका है। अब आर्टिकल हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे अपने लेटर की ओर। ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं 10 नंबर का वो भी आता है, तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लिए होंगे शायद। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनको प्यार से हम बोलते हैं लेटर राइटिंग, मतलब लेटर को कैसे लिखते हैं भाई, ये आते हैं 10 नंबर के। और हम इस क्लास में लेकर आए हैं एक ऐसे लेटर को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल है। देखो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका अलग से क्लास में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको सारे मिल जाएंगे। ऐसे लेटर सर्च करोगे लेटर भी मिल जाएगा। वैसे आज की इस क्लास में जो लेटर हम लेकर आए हैं, देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल विभाग कार्य को, ठीक है, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इरेटिक, यानी कि के बारे में, इरेटिक नियमित, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने समाज में, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को एक पत्र लिखो। मतलब जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है कि हमारे इलाके में पानी जो आ रहा है वो एक तो अनियमित आ रहा है, मतलब नियमित रूप से आ नहीं रहा है रेगुलरली, ठीक है, और प्रदूषित पानी आ रहा है, थोड़ा सा पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? चूंकि ये कंप्लेंट लेटर है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले अपना एड्रेस डाल दो प्यारा सा, जैसे नवाबगंज गोंडा मैंने डाल दिया, जैसे हम गोंडा से हैं तो हमने गोंडा यहां पे रख दिया। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, इतना आपने लिखा अपना एड्रेस। फिर आप लिख दीजिए कब आप लिख रहे हैं, जैसे 2 मार्च 2000 XX मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिएगा, पूरा डेट मत डालिएगा, क्योंकि आप ओरिजिनल वाला नहीं लिख रहे हैं। जब किसी को सच में शिकायत करना होगा तब आप लिखिएगा। ठीक है, मैं यहां पे कॉपी में लिखने की बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम वाली। तो पहले अपना एड्रेस डाल देना मेरे दोस्त, फिर आपको डालना है कब आपने ये लिखा है, फिर टू लिख देना। टू लिखकर आप जिसको ये पत्र लिख रहे हैं उसको लिख देना, द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना आपने लिखा। फिर आपको डालना है आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हैं, ये ध्यान देना। सब्जेक्ट आपका क्या है, कोई ना कोई विषय होगा जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं, बिल्कुल है। देखो हम लिख रहे हैं कंप्लेंट, शिकायत करते हुए रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति, ठीक है,
इसका शिकायत करते हुए हम पत्र लिख रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखें, पहले अपना एड्रेस डालें मेरे दोस्त, फिर आप डेट डालें, आप किस डेट को लिखे हैं, फिर टू लिखकर किसको लिख रहे हैं वो लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो। इतना तो हमारा एड्रेस हो गया और सब्जेक्ट हो गया। अब हम लेटर की बात करते हैं। लेटर आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेरे दोस्त, ये लेटर की बॉडी है, जिसको बोलते हैं लेटर की बॉडी, ठीक है। इसमें आप अपने प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। देखो ध्यान से समझना। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूं योर अटेंशन, आपका ध्यान, टूवर्ड्स की ओर द इरेगुलर यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां अनियमित और प्रदूषित पानी दिया जा रहा है, जिसको पीकर हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के कारण ऑफ न्यू बिल्डिंग, नए भवनों के, नए घरों के या नए भवनों के निर्माण के कारण द वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति हैज बीन पैट्रियन्ड, पैट्रियन्ड का मतलब होता है विभाजन होना, तो पानी की आपूर्ति विभाजित हो गई है। एंड नाउ, और अब द सप्लाई आपूर्ति हैज बीन इंटरप्टेड, वो रुक गई है, ठीक है, वो बाधित हो गई है। तो कहा जा रहा है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग द वाटर सप्लाई हैज बीन पैट्रियन्ड एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, यानी कि नए भवनों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति विभाजित हो गई है और बाधित हो गई है, ठीक है। आगे देखिए, एज अर्लियर, जैसा कि पहले, द रेगुलर वाटर, नियमित पानी सप्लाई आपूर्ति यूज्ड टू बी, वो आता था 3 आवर इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह 3 घंटे, एंड द सेम और सेम इन द इवनिंग, शाम को भी। तो जहां पहले, जबकि पहले 3 घंटे सुबह पानी आता था और 3 घंटे शाम को भी पानी आता था, सेम, ठीक है। लेकिन नाउ द सेम हैज, लेकिन अब यही रेड्यूस्ड, कम कर दिया गया टू जस्ट एन आवर, सिर्फ 1 घंटा, और अब सिर्फ 1 घंटे ही पानी आ रहे हैं, वो भी आप प्रदूषित पानी, ठीक है। एज इट नीड्स, जबकि हमें आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड, एक गैर प्रदूषित, नए गैर प्रदूषित वाटर, पानी की सप्लाई आपूर्ति यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग यानी कि अपने घरों के लिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है इसमें कि नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जल आपूर्ति विभाजित हो गई है, ठीक है, वो बाधित हो गई है। जैसा कि पहले 3-3 घंटे पानी आता था सुबह शाम, अब सिर्फ 1-1 घंटे पानी आ रहा है, वो भी प्रदूषित पानी आ रहा है, ठीक है। तो वो बाद में कह रहे हैं बट नाउ द सेम, 1 घंटे ही आ रहा है, लेकिन हमें जो है जस्ट एन आवर एज इट नीड्स ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, जबकि हमारे घरों के लिए गैर प्रदूषित पानी की आवश्यकता है, वो प्रदूषित ना हो और रेगुलर वाटर सप्लाई हो, ठीक है। आगे देखिए, इतना आपने लिख दिया। अब आपको उनसे थोड़ी सी आशा करनी है। आई होप, हमें आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। तो मुझे इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आपकी आशा है, आपके योगदान की आशा है कि हां, इस समस्या के समाधान में आप योगदान देंगे, ये जल विभाग कार्य वालों से आशा है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का हमें इंतजार रहेगा। थैंकिंग यू यानी कि धन्यवाद, योर सिंसियरली करके XYZ लिख देना, नाम बिल्कुल मत लिखना। तो लेटर ऐसे लिखते हैं भैया, कंप्लेंट लेटर मैंने बता दिया है, हाउ टू राइट अ कंप्लेंट लेटर। एडिटर लेटर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर आप सर्च करेंगे शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा। तो कंप्लेंट लेटर ऐसे लिखते हैं, पहले आप एड्रेस लिखो अपना, फिर डेट डाल दो, टू लिखकर आप जिसको लिख रहे हो वो लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख दो, लेटर की बॉडी, फिर लास्ट में आप आई होप करके आशा दे दो भैया, फिर योर सिंसियरली करके XYZ लिख दो, काम खत्म, ठीक है। चलिए, सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हुआ, 20 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने अपना आधा जो है, मतलब हाफ इंग्लिश हमने फिनिश कर दिया है। सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर अभी भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। सेक्शन सी, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेक्शन सी है
इसको बोलते हैं ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। टोटल मिलाकर 25 नंबर के ये रहेंगे। जानते हैं, इसको भी जानते हैं। पूरा इंग्लिश हम कवर कर रहे हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं भाई, ठीक है। देखो सेक्शन सी, सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग पढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सबसे पहले हम देखेंगे। वैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में, जो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा, नो टेंशन। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है। छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये टू और मी अलग अलग कर देना। डिड यू नॉट, क्या तुमने नहीं अब्यूज, गाली दी है, माय ब्रदर, मेरे भाई को यस्टरडे, कल। तो उसने मुझसे कहा क्या तुमने मेरे भाई को कल गाली नहीं दी। ठीक है, धमकी दे रहा है, धमकी नहीं दे। देखो यहां पे ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे है। दूसरी चीज, ये टेंस कौन सा है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड आगे लगा है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वो बदलता है। तो देखो यहां पे लिखेंगे ही तो हमने लिख दिया। अब सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो यहां पे आस्क्ड लिख देंगे। क्या? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। ठीक है, यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे इफ या वेदर का यूज करेंगे क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आया है। देखो इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ भी मैं लिख देता हूं। देखो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, आस्क्ड के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करूं। और दूसरा इफ के जगह पर आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं, वेदर, दोनों चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शनल है, चाहे ये यूज करो चाहे ये करो। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो ही आस्क्ड इफ। अब देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी। मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। देखो भले ये इंट्रोगेटिव है लेकिन पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए आई। अब डिड नॉट है भैया, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो डिड नॉट की जगह पर हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट। ठीक है, एब्यूज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, एब्यूज्ड। ठीक है, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे माई अपने की अंग्रेजी है, वहां पे ही के जगह पे हिज हो जाएगा। ठीक है, एब्यूज्ड हिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखते हैं। तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ठीक है, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। यस्टरडे अगर होता है आपके डायरेक्ट स्पीच में तो इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो द प्रीवियस डे में बदलता है। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो चुका है। He asked me if I had not abused his brother the previous day। हो गया भैया। said to के स्थान पर asked लिखा, if लगाया मैंने, फिर you बदला me से I हो गया, ये past perfect tense में बदलेगा, had not हो गया, verb का थर्ड फॉर्म हो गया, my बदला he से his हो गया, brother yesterday बदला the previous day में, बस हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, the master said to his servant, मालिक ने अपने नौकर से कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, तुम अब किचन में क्या कर रहे हो। तो मालिक ने अपने नौकर से कहा तुम अब किचन में क्या कर रहे हो। यहां पे भी ये इंट्रोगेटिव है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखो यहां पे लिखेंगे द सर्वेंट, द मास्टर लिखेंगे क्योंकि मास्टर साहब है। ठीक है, द मास्टर। ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज कर देंगे। द मास्टर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट। ठीक है, बीच में हम इफ या वेदर यहां पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देते हैं। तो यहां पे व्हाट लगाएंगे, डायरेक्ट व्हाट लिखेंगे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये इजारियम प्लस आईएनजी है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हिज सर्वेंट, इसके लिए हम लिखेंगे ही
क्योंकि हिज सर्वेंट के लिए हम ही लिख देंगे। इज आर में बदल जाएगा, वाज बेर में वाज, ही वाज, डूइंग रहेगा, डूइंग रहेगा, डूइंग का डूइंग ही रहेगा, ठीक है। इन द किचन, किचन ही रहेगा, किचन, ठीक है। नाउ बदल जाएगा देन में, नाउ बदल जाएगा देन में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो इनडायरेक्ट में वो देन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो भैया क्लास लंबी जा रही है, नींद लग रही होगी तो पानी पीना बॉटल में रख के और छीटा उटा मार लेना ताकि नींद ना आए, ठीक है। थोड़ी देर चल लेना क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन था, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, तुम अब किचन में क्या कर रहे हो। तो मैंने लिखा द मास्टर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हिज सर्वेंट, इफ या वेदर यहां पे लगेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। तो व्हाट यू बदलेगा, हिज सर्वेंट से ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, तो ही वाज डूइंग इन द किचन, नाउ बदल जाएगा देन में, ये रूल है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। नोट हो गया मेरे स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रोक के नोट करो, आप मत रुको, रोक के नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग ये भाई। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, दूसरा टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को सिंथेसिस में करना है भाई। मतलब आपको क्या करना है, दो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, यही सिंथेसिस होता है। जैसे देखो फर्स्ट है ईट मॉडरेटली, मतलब संयमित भोजन करो, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। इसको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग ना बदले मेरे दोस्त, मीनिंग सेम रहना चाहिए। देखो ईट मॉडरेटली यानी कि संयमित भोजन करो, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। दो सेंटेंस यहां पे है, देखो फुल स्टॉप लगा, एक उधर एक इधर, दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलो बनाते हैं भाई। तो लिखो ईट मॉडरेटली, ईट मॉडरेटली, ठीक है। अदरवाइज बीच में हम लगा देंगे मेरे दोस्त अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है। यू विल फॉल सिक, यू विल फॉल सिक, ठीक है, बस हो गया। बीच में हमने अदरवाइज लगा दिया, ये हमारा कंपाउंड में बदला जा चुका है मेरे दोस्त, हो गया काम, ठीक है। अब इसका मीनिंग निकालो जल्दी से। ईट मॉडरेटली, संयमित भोजन करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। ऊपर भी वही था, नीचे भी वही है। ऊपर था संयमित भोजन करो, तुम बीमार पड़ जाओगे, नीचे मैंने लिखा ईट मॉडरेटली अदरवाइज यू विल फॉल सिक, मतलब संयमित भोजन करो अन्यथा तुम बीमार पड़ जाओगे। दोनों को जोड़कर मैंने कंपाउंड बना लिया, ये आपका सिंथेसिस होता है। दूसरा, इसमें दूसरा देखो, 2 नंबर, 2 रहना चाहिए। चलो, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो लिखेंगे हम लोग हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, होम वर्क। ही वेंट टू प्ले, यानी कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क करने के बाद ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। ऊपर भी वही था, नीचे भी वही है, बस मैंने हैविंग लगाकर इसको सिंपल में बदल दिया है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। मैंने नीचे क्या किया, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य करने के बाद ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया, बस हो गया। दैट्स अ सिंथेसिस। बस मैं इसको इरेज करता हूं, पहले इसको नोट करिए आप लोग। नोट हो गया। अब हम इसको इरेज करेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे हमने सिंथेसिस देखा ना, कुछ इसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। देखो
क्या है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखो, वेरी फ्यू सिटीज, बहुत कम शहर इन इंडिया, भारत में, आर एज रिच, इतना ज्यादा अमीर हैं, एज मुंबई, जितना मुंबई, मतलब बहुत कम शहर भारत में मुंबई जितने अमीर हैं। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखो यहां पे पहले हम लिखेंगे मुंबई, मुंबई पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन अमीर है? मुंबई। मुंबई इज रिचर देन, देखो रिचर लगा देंगे क्योंकि कंपैरेटिव में आपको ईआर लगाना होता है, तो रिच में ईआर लग जाता है, ठीक है। तो मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज, मोस्ट अदर सिटीज, मतलब मुंबई अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा अमीर है। बस हो गया, रिचर मैंने कर दिया, ये आपका कॉम्परेटिव में बदल गया। दूसरा, डोंट सिट हियर प्लीज, यहां मत बैठो कृपया, कृपया यहां मत बैठो, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है भैया। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे? तो प्लीज लगा है तो यहां पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज के लिए हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे टू, नॉट टू सिट हियर, ठीक है, नॉट टू सिट हियर। बस हो गया, ये आपका पैसिव में बदल गया। मतलब प्लीज लगा था तो मैंने यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, नॉट इसके लिए लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, सिट हियर लिख देंगे, काम खत्म। इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, सिंटैक्स पे आते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कहीं भी गलती है सेंटेंस में उसको सही करके लिखो। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव है भैया, तो हम ऑब्जेक्टिव वाला देखते हैं। देखो फर्स्ट, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, किसी को अपने पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को अपने पापा को गाली नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है बताइए? ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें किस वर्ड में गलती है? आप लोग खुद ही बताएं। ए है शुड, बी है हिज, सी है नॉट, डी है वन। भैया हिज में गलती है। देखो वन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज नहीं वंस लिखते हैं, यहां पे वंस रहना चाहिए। किसी को भी अपने पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए, तो वन, हिज को हटा के वंस लिखेंगे, तो हिज में गलती है, क्योंकि वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा वंस लिखी जाती है। नेक्स्ट दूसरा, मोहन इज मोर टैलेंटेड देन राम, Which word in this sentence is an error? अब इसमें कहां गलती है? मोहन इज मोर टैलर देन राम, मतलब मोहन राम से ज्यादा लंबा है, इसमें गलती कहां है? देखो ए है देन, बी है इज, सी है टैलर, टैलर रहेगा, ठीक है, और डी है मोर। भैया मोर में गलती है, क्यों? क्योंकि टैलर में जब ईआर लगा है, जब टैल में ऑलरेडी ईआर लगा है तो मोर लिखने की क्या जरूरत है? इस तरह रहेगा, मोहन इज टैलर देन राम, मोर नहीं लगाया जाएगा। जिस वर्ड में ईआर नहीं लगता वहां पे हम आगे मोर का यूज करते हैं, यहां पे तो ईआर लगा है तो यहां पे मोर का यूज नहीं करेंगे। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसको नोट करना चाहे तो नोट करें, तो जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे दोस्त, नाम है इनका आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां आप पढ़ते हैं ना, वही इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस कहलाता है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो फर्स्ट है द फ्रेज एट ए स्ट्रेंथ मींस, मतलब एट ए स्ट्रेंथ जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? ए है स्लोली, बी है कंटिन्यूअसली, सी है वेरी फैट, डी है रैपिडली। तो इसका वाला ऑप्शन होगा बी, कंटिन्यूअसली। एट ये स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ये इसका मीनिंग होगा। दूसरा, द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मींस, मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होगा? ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़। तो फर्स्ट ए है क्वेरलसम, बी है ये डिस्टर्बिंग मैन, सी है रीजन ऑफ क्वेरल, डी है विथ ये रीजन। तो भैया दूसरे का सी ही सही होगा, रीजन ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण या झगड़े की जड़, ठीक है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, लॉन्ग क्लास है, टाइम काफी हो चुका होगा, लेकिन आप लोग अभी तो धैर्य रखो, पैसेंस रखो। पैसेंस एक स्टूडेंट का एक बहुत बड़ी खासियत होती है, आपको पैसेंस रखना है। कोई कहे आपसे तू नहीं कर सकता बेटा, तू इतना नहीं ला सकता इंग्लिश में, 100 में तू 99 नहीं ला सकता, 95 नहीं ला सकता, उसको इग्नोर करो। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, शेर चला जाता है, तो शेर की तरह बनो, ठीक है। भौंकने वाले कहेंगे तू यार पास ही नहीं होगा, तू नंबर नहीं लाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत करते रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम करके दिखाओ।
क्योंकि दुनिया सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है मेरे दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, मतलब ईमानदार का बेईमान। वैसे देखो द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, तो इसका एंटोनिम ए है ओल्ड, बी है एसेंट, सी है डिसेंट, डी है मॉडर्न। भैया मॉडर्न होगा, इसको सही से लिख दो मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न का मतलब होता है नया या आधुनिक, तो एंशिएंट का मतलब पुराना या प्राचीन और मॉडर्न का मतलब नया या आधुनिक। देखो एक दूसरे के एंटोनिम है ना, विपरीत अर्थ रखते हैं, वो एंटोनिम होते हैं। दूसरा द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा? जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। तो ए है अनजस्टिस, बी है मैल प्रैक्टिस, सी है इनजस्टिस, डी है माइलिस। तो भैया इनजस्टिस होगा, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, तो न्याय का अन्याय ही तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ना जानो तो फिर क्या जाना जिंदगी में, ठीक है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देखते हैं क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, ये सिनोनिम्स होते हैं। देखो द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज, बेन का सिनोनिम्स क्या होगा? बेन का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। तो ए है बून नहीं है, बेन है, ठीक है। ए है बेनिस, बी है बैनर, सी है कर्स, डी है बैन। तो इसका कर्स होगा, कर्स का मतलब भी होता है अभिशाप, तो बेन का मतलब भी अभिशाप, कर्स का मतलब भी अभिशाप। दैट्स अ सिनोनिम्स विथ ईच अदर। सेकंड द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा? डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। देखो ए है डिफीट, बी है फॉर्च्यून, सी है विक्ट्री, डी है कॉन्फिडेंस। भैया फॉर्च्यून होगा, फॉर्च्यून का मतलब भी होता है भाग्य, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हो गया, सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है भाई? देखो फर्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं? जो नहीं मानता कि ईश्वर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते ही नहीं है कि भगवान है भी, उनको क्या कहा जाता है? देखो ए है थीस्ट, बी है डिवोटी, सी है वर्शिपर, डी है एथीस्ट। भैया उसको एथीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ही ना रखे, जिसको लगता हो भगवान है ही नहीं, कहां है भगवान, उसको आस्तिक बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में एथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एनिमल व्हिच लिव ऑन लैंड रहेगा, यहां पे लैंड एंड इन वाटर, मतलब वो जानवर जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हिंदी में उभयचर बोलते हैं, इंग्लिश में पहचानो तो जाने। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कुछ स्टूडेंट जान गए होंगे। ए है एम्बिजियस, बी है एम्बीवैलेंट, सी है एमॉर्फस, डी है एम्फीबियंस। उनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर, जैसे मेढक को देखें टर टर करते हैं, वो सब एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं भाई, जमीन पे भी रहते हैं, कुछ कूदते उछलते हैं, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये सब ग्रामर के ही पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट होमोफोन्स पे आते हैं भाई। होमोफोन्स आपको एक डॉट डॉट करके दिया जाएगा, उसको सही करना होगा। जैसे देखो यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय ए शॉर्टर, मतलब आप इलाहाबाद जा सकते हैं छोटे रास्ते से। कौन सा रूट होगा? ए है रूट, बी है रोट, सी है रूट, डी है रूट। पढ़ने में सब सेम लग रहे हैं, कहने में सब अलग अलग हैं, तो होमोफोन्स जो होगा भैया इसका सी वाला सही होगा, रूट। यहां पे रूट हो रहना चाहिए, रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय ए शॉर्टर रूट, आप छोटे वाले रास्ते से भी इलाहाबाद जा सकते हैं, तो ये वाला रूट रहेगा, ठीक है। दूसरा द फिर डॉट डॉट आप स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग, यानी कि द अब क्या रहेगा? ए है साइट, बी है साइट, सी है साइट, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका भैया ए रहेगा साइट। इस साइट का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। तो बर्फ से ढके, बर्फ के जो टीले हैं उनको देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा होमोफोन्स, ठीक है। बस हो गया, देखने लायक है भाई दृश्य, ठीक है। तो ये हमारा होमोफोन्स हो चुका है। इसी में एक और टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको चलिए देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सब येलो येलो दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, तभी पूरा मिलाकर 25 नंबर होगा। इसमें होगा क्या, एक हिंदी का पैसेज हमें दिया गया इतना बड़ा सा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखो भैया, अगर आपका टेंस थोड़ा स्ट्रांग है तब तो आप बहुत ही इजीली इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे। देखो जैसे, देखो क्या है यहां पे आपका लिखा हुआ है, बाय द वे ऐसे आपको लिखना है। देखो भारत डॉट डॉट करके आपको लिखना है, कर सकेंगे, जैसे यहां पे लिखा है, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चले आपने यही वाला किया है। तो देखो क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन कृषि प्रधान देश है? भारत। कौन का प्रश्न करेंगे, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या है? कृषि प्रधान देश, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया, भारत इज है एन एग्रीकल्चरल, एक कृषि प्रधान कंट्री देश। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। दूसरा लाइन देखो क्या है, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, ठीक है। तो इफ द एजुकेटेड पीपल, अगर पढ़े लिखे लोग हियर यहां पे अटेंशन, ध्यान दें, टू एग्रीकल्चर, खेती की ओर, तो अगर यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, देन तब आवर पॉवर्टी, हमारी गरीबी, कैन बी रिमूव्ड, वो दूर हो सकती है, तब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। देखो यही ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना होगा, जैसा मैं बता रहा हूं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया दूसरा लाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, ध्यान से समझो, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, ठीक है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो देखो आवर विलेज, हमारे गांव में, नीड्स, जरूरत है, इंप्रूवमेंट, सुधार की। तो हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, किसको? हमारे गांव में। आवर विलेजेस, नीड्स, जरूरत है, इंप्रूवमेंट, सुधार की, ठीक है। आगे देखो क्या है भाई, ठीक, देखो शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो देखो यहां पे क्या होगा, शिक्षित व्यक्ति, देखो व्हेन एजुकेटेड पीपल, जब शिक्षित लोग विल स्टार्ट लिविंग, वो रहना शुरू कर देंगे इन द विलेजेस, गांव में, देन तब द सोशल लाइफ, सामाजिक स्तर ऑफ दोज, उनका विलेजेस, गांव का विल चेंज, बदल जाएगा कंप्लीटली, पूरी तरह। यानी कि अगर शिक्षित लोग गांव में रहना शुरू कर देंगे तो हमारे गांव का सामाजिक स्तर बिल्कुल बदल जाएगा। वही चीज इधर लिखा गया है, ऐसे ही करना होगा, ठीक है। देखो हमारे गांव में सुधार की जरूरत, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आगे देखो, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, मतलब गांव से वो बाहर जाना चाहता है, विश्वविद्यालयों में वो प्रवेश लेना चाहता है स्कूल की पढ़ाई को पूरी करके, ठीक है। तो देखो आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरी करने के बाद, द स्कूल एजुकेशन, स्कूल की पढ़ाई, एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी, वांट्स टू टेक, वो लेना चाहता है, एडमिशन, प्रवेश, इन द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, दिस डेज, इन दिनों। मतलब कोई भी स्टूडेंट है गांव का है, वो अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरी करके वो सोचता है कि विश्वविद्यालय में हम एडमिशन ले, थोड़ा अपर लेवल की हम पढ़ाई करें, ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, ठीक है, आगे क्या है, ये धारणा उचित नहीं है, ये धारणा बिल्कुल उचित नहीं है कि हमारे गांव के जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हाई स्कूल इंटर करके वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, गांव की ओर ध्यान नहीं देते, ये धारणा उचित नहीं है, ठीक है। तो देखो ये धारणा उचित नहीं है, दिस असम्पशन, ये धारणा इज नॉट करेक्ट, ये उचित नहीं है, ठीक है। आगे देखो, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। मतलब हम जैसे विद्यार्थियों को, आप जैसे विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी हम साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो देखो लिखा है, देखो स्टूडेंट शुड, विद्यार्थियों को थिंक, सोचना चाहिए, अबाउट दीज टॉपिक्स, इन विषयों के बारे में प्रॉपर्ली, ठीक से, ऑनली दे, देन, तभी, दे कैन बोल्डली, वे बहादुरी के साथ फेस, सामना कर सकेंगे, द फ्यूचर, भविष्य का। तो विद्यार्थियों को इन टॉपिक्स पर प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी वे अपने भविष्य का बहादुरी के साथ सामना कर सकेंगे, ठीक है। तो वही यहां पे हिंदी था, इधर मैंने इंग्लिश लिख दिया है, ऐसे करना है,
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका स्पेशल एक क्लास बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा क्लास है, मैराथन क्लास है, तो इसमें बहुत ज्यादा डीपली मैं नहीं गया हूं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक वर्ड को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो ये हमारा सेक्शन सी भी फिनिश हुआ। 25 नंबर टॉपिक हमारा 75% जो क्लास है भैया वो फिनिश हो चुका है। जैसे जैसे हम एक एक पड़ाव पार करते जा रहे हैं, आप लोग क्या करना, सपोर्ट बनाए रखना भैया, इतना लाइक कर दो, इतना कमेंट कर दो कि मैं अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आऊं। ठीक है, तो सेक्शन सी भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसको मैं हटाऊंगा और सेक्शन डी जो हमारा लास्ट सेक्शन है उसकी ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है सेक्शन डी, लिटरेचर। और सबसे ज्यादा नंबर का जो सेक्शन होता है वो भैया यही होता है। टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। सेक्शन 1 से 15 नंबर, सेक्शन 2 से, सेक्शन बी से 20 नंबर, सेक्शन सी से 25 नंबर और सेक्शन डी से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेचर में हमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम प्रोज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। प्रोज भैया 15 नंबर का टोटल इससे क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के, मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। तो 8 और 7 मिलाकर 15 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रोज से आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से नहीं है, ये हमारे आगे के चैप्टर में जो है एडला, जो हमारा इसमें एक एडला जो है इसमें एक है, उस चैप्टर से लिया गया। चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, बुक देख के। देखो, व्हाई डिड एडला, एडला ने क्यों स्टिल एंटरटेन, खातिरदारी की द पेडलर, फेरी वाले की, इवन आफ्टर के बाद भी, शी नो जानने के बाद भी, द ट्रुथ सच्चाई अबाउट हिम उसके बारे में, मतलब फेरी वाले के बारे में उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मतलब फेरी वाले की सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की। तो देखो इसका एक रीजन था, सी वांटेड, वो चाहती थी, टू फीड खाना खिलाना, ये पुअर एक गरीब आदमी को, हंग्री भूखे मैन आदमी को, ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर, वो क्रिसमस पर एक गरीब और भूखे आदमी को खाना खिलाना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि मैं क्रिसमस पर किसी गरीब और भूखे आदमी को भोजन कराऊं, ठीक है। सबकी इच्छा होनी चाहिए ऐसा, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब है बेचारे। एंड और मेक हिम, और उसे बनाए, मेक हिम फील, उसे महसूस कराना चाहती थी, होम लाइक, घर की तरह, और उसको घर की तरह महसूस कराना चाहती थी, जैसे कि वो अपने घर में हो, ऐसा वो फीलिंग देना चाहती थी उसको, ठीक है। तो आंसर आपका है सी वांटेड टू फीड ए पुअर, वो एक गरीब आदमी को खाना खिलाना चाहती थी, हंग्री मैन ऑन क्रिसमस, मतलब वो एक गरीब और भूखे आदमी को क्रिसमस पर खाना खिलाना चाहती थी। एंड मेक हिम फील लाइक होम, और उसे घर जैसा महसूस कराना चाहती थी, कि ऐसा लगे कि वो अपने घर में है, ऐसा वो फीलिंग देना चाहती थी, ठीक है। सी वांटेड, वो चाहती थी, टू हैव हिम, उसको एंजॉय, कि वो एंजॉय करे, ए डे, एक दिन, आप पीस, शांति के साथ, विथ हिम, विथ देम, उनके साथ, वो हो उनके साथ, शांति के साथ एक दिन एंजॉय करना चाहती थी। वो सोच रहे थे कि इस दिन हम शांति के साथ एक दिन एंजॉय करें, भले ही ये कोई भी हो, ठीक है। तो यही रीजन था कि फेरी वाले की सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला उसको, उसकी एडला ने खातिरदारी की, क्योंकि वो खाना खिलाना चाहती थी भूखे और गरीब आदमी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो, हमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स के क्वेश्चन लेने चाहिए थे, लेकिन हमने लास्ट में ले लिया। चलो, ये क्वेश्चन हमारा इंडिगो से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला ने क्यों वांट, चाहते थे, टू टेक गांधी जी, गांधी जी को, टू चंपारण, चंपारण, मतलब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। वैसे आपके प्रोज में आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, उनके क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप लोग अगर सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, मतलब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, क्या रीजन था।
तो देखो, राजकुमार शुक्ला वांटेड, चाहते थे दैट कि गांधी जी हिमसेल्फ स्वयं शुड सी, वो देखें कंडीशन अवस्था ऑफ द इंडिगो फार्मर, यानी कि इंडिगो किसानों का, आप चंपारण की। तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी खुद जाकर चंपारण के इंडिगो जो किसान हैं उनकी दशा को देखें, ठीक है, उनकी कंडीशन को खुद देखें वो जाके, ठीक है। दैट्स वाई, यही कारण है, इसीलिए ही लेड गांधी जी, वो गांधी जी को ले जाना चाहते थे तो चंपारण, और यही कारण है कि वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे ताकि वो जाएं और खुद ही जो किसान है उनकी दशा को देखें, उनकी कंडीशन को देखें, आखिर वो किस कंडीशन में है। तो ये दूसरा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। आगे मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अपने लॉन्ग की ओर। देखो 2 क्वेश्चन था, 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना होगा, जो मैंने आपको एक स्पेशल क्लास में मैंने बताया है, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन, तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारे दूसरे चैप्टर का है, प्रोज का जो सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, ये उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो, व्हाट कंडीशन, क्या अवस्था, ठीक है, कंपेल्ड मतलब उसने मजबूर किया साहब को टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली के, फॉर रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। तो आखिर क्या कारण है, किस अवस्था ने साहब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने में भटकने के लिए मजबूर किया। आखिर क्या, किस अवस्था, मतलब क्या कारण है कि जो साहब हैं वो दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुआ, भटकने के लिए मजबूर हुआ, ऐसा क्या रीजन है। तो देखो भैया, गरीबी सबसे मेन कारण है। देखो साहब हु बिलोंग, जो संबंध रखता है टू द फैमिली, परिवार से, आप रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों का, वाज ये यंग बॉय, वो एक यंग लड़का है, ठीक है, वांडरिंग भटक रहा है, इन द स्ट्रीट यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड अपने मित्रों के साथ, ठीक है। तो साहब जो कूड़ा बीनने वाले लोगों के घरों से संबंध रखता है, वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटक रहा है। क्यों? गरीब है बेचारा, दूसरे देश से आया है, बांग्लादेश से आया है, ठीक है, वो एक शरणार्थी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वहां के लोग यहां पे आकर बस जाएं बिना किसी अनुमति के, स्क्वैटर्स बोलते हैं इनको, मतलब बिना किसी अधिकार के आकर यहां पे कब्जे ले लेना, ठीक है, वो सब स्क्वैटर्स होते हैं, ठीक। आगे देखो, दे बियर, वे थे, द स्क्वैटर्स का मतलब होता है जो दूसरे देश से आए हों और बिना अधिकार के हमारे देश में, दूसरे देश में रहने लगे हों, उनको स्क्वैटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वे स्क्वैटर्स हैं फ्रॉम ढाका, जो ढाका से आए हैं, बांग्लादेश से, वेयर जहां द स्टॉर्म, आंधी तूफान ने, हैज डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर दिया है, दियर ग्रीन फील्ड, उनके हरे भरे खेतों को, एंड होम्स, घरों को। तो वे बांग्लादेश से आए स्क्वैटर्स हैं जिनके घरों को, उनके हरे भरे खेतों को काफी तेज तूफान ने उसको नष्ट कर दिया है। जहां वो बांग्लादेश में रहते थे वहां क्या हुआ, तूफान आया, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तेज तूफान आया, जिसने उसके हरे भरे खेतों को, उनके घरों को वो बहा के ले गई भैया, उड़ा के ले गई, ठीक है। इसीलिए वो इंडिया में रहते हैं, कूड़ा बीनते हैं, ठीक है। दे बियर सो पुअर, वो इतने गरीब हैं, दैट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते, वे इतने गरीब हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकते। अरे भैया, वो खाने तक के लिए कमा लें वही बहुत है, इतना वो कमा ले कि अपनी रोजी रोटी, अपना दिन का जो खाना है सुबह शाम का, उतना तक वो नहीं कमा पाते, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे। यहां तक कि वो नंगे पैर भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चप्पल लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में 2 चीजें बताई गई हैं, एक तो दिल्ली के सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों की स्थिति को बताया गया है, और दूसरा फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग जो हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, ठीक है। आगे देखो, दे बियर सोपोर, ये हो गया। दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता, बियर डिपेंड, वो निर्भर हैं, ऑन रैग पिकिंग, कूड़े पर, कूड़े बीनने पर, ठीक है, ओनली फॉर दियर लिवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए, एंड और अनेबल, वे असमर्थ है, टू बियर, सहन करने के लिए, एनी अदर एक्सपेंस, कोई और खर्चे को, एक्सपेक्ट फूडिंग, भोजन के अलावा। मतलब उनके जो माता पिता हैं
वो अपने जीवन को चलाने के लिए कूड़ा बीनने पर निर्भर हैं। अगर वो कूड़ा ना बीने, कूड़े बेच के वो ना उसको बेचें, ना पैसे मिले, तो वो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास खेत यहां पे है नहीं, पैसे है नहीं, तो क्या होगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये है एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और भोजन के अलावा कोई और खर्चे को भी सहन करने में वो असमर्थ हैं। मतलब भोजन के अलावा किसी और चीज को वो खरीद भी नहीं सकते, इतने गरीब हैं। ठीक है, गरीबी, पावर्टी जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पावर्टी, उनकी गरीबी, वाज द प्लाइट, वो दयनीय है। कुल मिलाकर उनकी गरीबी दयनीय है। ठीक है, अगर वो एक दो दिन कूड़ा ना बीने, उसको ना बेचे, तो उनके घर खाना नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन कहां से करेंगे, ये गरीबी होती है, पावर्टी। ठीक है, आगे देखो, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पावर्टी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी दयनीय है, दैट जो कंपेल, मजबूर करती है साहब को एंड अदर, और अदर लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों को, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट्स, यानी कि सड़कों पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। और यही मेन कारण है कि साहब और उसके जैसे कुछ और बच्चों को दिल्ली के शहरों पे, दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर वो कूड़ा बीन कर उसको ना बेचे, तो उनको खाना भी ना मिले। तो यही रीजन है कि साहब और उसके कुछ दोस्त दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हैं, भटकने के लिए मजबूर हैं। मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोज का 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे पोएट्री की ओर। ठीक है, चलिए पोएट्री पे चलते हैं मेरे दोस्त। पोएट्री में क्या होता है, एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा, टोटल ये 10 नंबर का आता है। एक स्टैंजा 6 नंबर का और एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, टोटल 10 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। तो देखो, पहले हम स्टैंजा को पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना। परहैप्स, शायद, द अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच अस, वो हमें सिखाती है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज, क्योंकि, व्हेन एवरीथिंग, जब हर चीज, सीम्स डेड, मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स, सिद्ध होती है, टू बी अलाइव, जीवित। ठीक है, मतलब ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मृत प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में वो जीवित सिद्ध होती हैं। जब कुछ नहीं रहता तो हमारी पृथ्वी, जब सब कुछ मृत प्रतीत होती है तो पृथ्वी बची रहती है। आप लोग देखेंगे अगर पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, ठीक है, तो पृथ्वी बचेगी। ठीक, तो ये जो है जीवित रहती है। नाउ, फिर वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा अप टू 12 तक, एंड, और यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं अब 12 तक गिनती गिनूंगा, तुम शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। देखो ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा लिखा है। तो ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का स्टैंजा है। इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं उसका हिंदी मीनिंग पढ़ना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये हिंदी का गद्यांश नहीं है कि उसका आंसर उसी में मिल जाएगा। ये इंग्लिश का अनसीन पैसेज नहीं है कि अनसीन पैसेज को देखा, नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर लिख दिया। नो, यहां पे आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा, थोड़ा डीपली जाना होगा, तभी इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो ये हमारा एक स्टैंजा था। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। देखो, फर्स्ट है, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। पृथ्वी हमें सिखाती है कि हम लोग स्थिर रहकर और शांत रहकर भी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मारधार के साथ ही जिए। ठीक है, तो ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि हम स्पष्ट शांति के तहत भी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, दूसरा, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यानी कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो क्या बचता है। तो जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो पृथ्वी बचती है मेरे दोस्त। ठीक है, तीसरा, व्हाट डज द पोएट्स आस्क अस टू डू, पोएट जो कवि हैं वो हमें क्या करने को कहते हैं। तो कवि हमें कहते हैं कि तुम लोग शांति बनाए रखो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले परहैप्स लिखेंगे ये, ठीक है, और फिर डॉट डॉट करके आई विल गो लिखेंगे। ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर रिकॉग्नाइज करेगा कि आपने यही वाला स्टैंजा किया है। तो इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो आंसर देखो मेरे दोस्त, द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है दैट की देयर कैन बी लाइफ, यहां जीवन हो सकता है अंडर
अपारेंट स्टिलनेस यानी कि अस्पष्ट शांति के तहत भी जीवन जी सकते हैं हम लोग। मतलब पृथ्वी हमें सिखाती है कि अस्पष्ट शांति के तहत भी हम जीवन जी सकते हैं, हम शांति से भी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यही चीज पृथ्वी हमें सिखाती है कि हम लोग शांति से भी जीवन जी सकते हैं। हमेशा शांत रहो, और शांति इस तरह से होनी चाहिए जैसे समुद्र शांत रहता है ना, उसकी गहराई बहुत अंदर तक होती है, ऐसे ही आपको भी शांत रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बोलते हुए चल रहे हैं, मैं तो इंग्लिश में ये कर दूंगा, बोर्ड एग्जाम में ये ले आऊंगा, 90%, 99% इतने नंबर ले आऊंगा। ये सब बड़ी बड़ी जो बोलता है भैया, वो किसी लायक नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब जो आधी भरी हुई गगरी होती है वो बोलते हुए चलती है, ज्यादा बोलती है, और जो फुल भरी हुई होती है वो शांत रहती है। ठीक है, वैसे ही आप भी बनिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई पूछे भैया आपको कुछ नहीं कहना है, करके दिखाना है। बोर्ड एग्जाम में जब आप लिख कर आए, नंबर लेकर आए, तब सब लोग वैसे ही देख लेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा था मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो क्या बचता है? तो देखो, ओनली द अर्थ रिमेन्स, सिर्फ पृथ्वी बचती है, अलाइव जीवित, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। तो जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो सिर्फ पृथ्वी बचती है, ऐसा इसमें बताया गया है। हो गया 2 नंबर ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। कवि हमें क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए कहते हैं? द पोएट वांट्स अस, कवि चाहते हैं हमसे, टू कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें, एंड स्टिल, और स्थिर रहें, एंड नॉट मूव योर आर्म्स, और अपने भुजाओं को ना हिलाएं, एंड लेग्स, और पैरों को टू मच, ज्यादा। मतलब कवि चाहते हैं कि हम शांति बनाए रखें, हम स्थिर रहें, और अपने हाथ पैर ज्यादा ना हिलाएं। ठीक है, बस यही हमसे कवि चाहते हैं, शांति बनाए रखो। कीपिंग क्वाइट चैप्टर का ही नाम है, शांति बनाए रखो। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंजा हो गया 6 नंबर कंप्लीट। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले ही बता देता हूं भैया कि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे, स्टैंजा नहीं पढ़े रहेंगे, कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं उनको अगर आप लोग पढ़ लोगे, आपका ये 6 नंबर कंप्लीट रहेगा, क्योंकि उन्हीं में से स्टैंजा आते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर पढ़ लो, ज्यादा चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, देखो अब आते हैं भैया सेंट्रल आइडिया 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का आता है, और मेरे हिसाब से तो ये फिक्स होता है नंबर। क्यों? क्योंकि 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया है जो मैं बता देता हूं, लिख कर ले लो स्टॉम्प पे कि वही आएगा। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4-5 चैप्टर ही है, 3 पढ़ लोगे, काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तीनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। वैसे आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया, मतलब मेरी 66 साल की मां, इस सेंट्रल आइडिया को हम पढ़ेंगे। मां शब्द सुनते ही कुछ फीलिंग्स आई होंगी। ठीक है, आपको पता ही है इंपॉर्टेंस। देखो, 2 माई मदर एट 66, मतलब मेरी 66 साल की मां। कमला दास जी अपने 66 ईयर की मां को जब देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, उनके चेहरे को जब वो देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी माता जी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। और जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। जब वो यंग थी और मैं छोटी सी थी तब मैं उनके साथ थी, और जब वो वृद्धावस्था में चली गई हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, तब मैं उनके साथ नहीं हूं। यही सब सोचती हैं वो। ठीक है, ऐसा होता है। देखो लिखा है, दो एगेइंग, यद्यपि उम्र का बढ़ना, दो का मतलब होता है यद्यपि, एगेइंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना, एजिंग। ठीक है, इज ये नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हालांकि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सबको पता है भैया। जो आज 19 का है वो कुछ दिन बाद 50 का होगा, 40 का होगा। उम्र बढ़ती रहेगी, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, सबको पता है। तो दो एगेइंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट फिर भी द फियर, डर, ऑफ सेपरेशन यानी कि बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड, अपने प्रिय, एंड नियर वंस, अपने प्रियजनों का, इज वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक होता है। हालांकि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अपनों से और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, ठीक है, पूरे फैमिली के साथ रहते हैं, खूब इंजॉय है भाई। ठीक है, जैसे ही आपको छोड़ के कहीं जाना पड़े 1-2 महीने के लिए, तो आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत, वो तो आप ही जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि अपनों और अपनों से बिछड़ने का दर्द भैया बहुत ही दर्दनाक होता है। आगे देखो,
द पोएम, ये कविता टॉक्स अबाउट, बताती है द फीलिंग, भावना को, ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की। ये कविता हमें अकेलेपन के भावना के बारे में बताती है, दैट जो एज्ड पीपल, वृद्ध लोग या एज्ड लोग एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं। तो ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो बूढ़े लोग अनुभव करते हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं वो लोग अकेलापन अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है वो अपनी फैमिली में बिजी हो गया, जो बेटी है वो अपने ससुराल चली गई, तो भैया वो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं जब तक वो यंग है, खुद के दम पर है, तब तक तो वो अकेला महसूस नहीं करते, लेकिन बाद में वो अकेला महसूस करते हैं। उनके दिल से पूछिए, ठीक है। एंड और द फीलिंग, भावना, ऑफ गिल्ट, उस अपराध की भावना को भी बताती है ये कविता, व्हिच, जो देयर ऑफस्प्रिंग, उनकी संतानें एक्सपीरियंस, अनुभव करती हैं, फॉर नॉट बीइंग एबल, समर्थ ना होने पर, टू बी, उनके साथ, विथ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन देयर ओल्ड एज, उनकी वृद्धा अवस्था में। मतलब ये कविता हमें उस अकेलेपन के भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें, जो बूढ़े लोग हैं उनकी संतानें अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। जैसे देखो, भावना तो भाई वृद्ध लोग में अकेलेपन की भावना तो होगी ही, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता के लिए उनके अंदर फीलिंग तो होगी ही। तो इस भावना को भी वो बताती है कि जो उनकी संतानें अपने माता पिता को उनके वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। ठीक है, आगे देखो, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, ये कविता हमें यह भी बताती है, यह भी वर्णन करती है, द फीलिंग, उस भावना को, आप मेलनचोली यानी कि उदासी की, एंड पेन, और दर्द की। ये कविता हमें उस उदासी और दर्द के भावना को भी बताती है, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस, अनुभव करती है, व्हाइल, जब लिविंग हिज हर मदर, अपनी माता को वो छोड़ती है, ऑल बाय हरसेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज, यानी कि उनकी वृद्धा अवस्था पर। और ये कविता हमें यह भी बताती है कि एक बेटी जब अपनी माता को छोड़ के अपने ससुराल जाती है या छोड़कर जाती है, उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है। माई मदर एट 66 जो पोएम है वो इन सभी के बारे में बताती है। ठीक है, समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं, देखो, दो अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, यानी कि यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपने और अपनों से बिछड़ने का दर्द, अपनों से बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें उनके वृद्ध अवस्था में उनके माता पिता के साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन दैट्स ए डॉटर एक्सपीरियंस व्हाइल लिविंग हर मदर ऑल बाय हरसेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज। और ये पोएम हमें उस उदासी और दर्द की भावना को भी बताती है जो एक लड़की अपने माता को छोड़ने के समय, उनके वृद्धावस्था पर छोड़ते समय वो अनुभव करती है, उस दर्द को भी ये कविता हमें बताती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमारी पोएटेस हैं वो अपने माता जी के चेहरे को देखती हैं जो पीला पड़ चुका है, वो 66 साल की हो चुकी है, उनको लगता है ये निर्जीव हो चुकी हैं, ऐसा देखने पर महसूस होता है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, अंदर से उनकी फीलिंग बहुत ही अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो वो सोचती है कि इनकी वृद्धावस्था पर मैं इनके साथ नहीं हूं, इस उदासी की भावना को भी ये कविता हमें बताती है। तो पोएट्री भी हमारा फिनिश हुआ भाई, पोएट्री भी हो गया। दो सेंट्रल आइडिया और हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताता रहूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका एक स्पेशल क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस पर, इसमें भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा। तो चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन होगा ये भी 15 नंबर का आएगा। इसमें 8 नंबर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मतलब व्हाई, क्यों, इज द एवरेज ग्लोबल यानी कि औसत वैश्विक टेम्परेचर, तापमान इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, ये हमारे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री में। देखो क्या है, द एवरेज
औसत ग्लोबल टेम्परेचर वैश्विक तापमान इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है बिकॉज क्योंकि ऑफ डिफ्लेक्शन कमी इन द ओजोन लेयर ओजोन परत में, ठीक है। यानी कि जो औसत वैश्विक तापमान है वो ओजोन परत में लगातार हो रही कमी के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि ओजोन परत लगातार उसकी परत जो है वो कम हो रही है, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी हो सकता है, ठीक है। व्हिच इफेक्ट्स जो प्रभावित करती है द एक्टिविटीज गतिविधियों को आप फाइटोप्लैंक्टन के व्हिच जो इंटर्न इफेक्ट प्रभावित करती है द ग्लोबल कार्बन साइकिल को। मतलब जब ओजोन परत की लेयर में कमी आएगी तो ये फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेंगी, और फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां प्रभावित होगी तो हमारा जो वैश्विक कार्बन चक्र है वो भी प्रभावित होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि वैश्विक तापमान जो है औसत वैश्विक तापमान इसलिए मतलब औसत वैश्विक तापमान जो है वो ओजोन परत में हो रही कमी के कारण बढ़ रहा है। Which affect the activities of phytoplankton, which in turn affect the global carbon cycle, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है और वो जो है औसत जो वैश्विक कार्बन चक्र है उसको प्रभावित कर रहा है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाइए, उनको काटिए नहीं, क्योंकि वही हैं जो हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। वो वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट लगाना जरूरी है। दूसरा, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, यानी कि संदेश वाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया। इसी हमारे सप्लीमेंट्री में एक चैप्टर है द एनिमी, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट सेकंड चैप्टर का मैंने शायद नहीं लिया है, लेकिन चलो इसी का पढ़ लेते हैं। देखो ही केम टू डॉक्टर सदाओ, वो डॉक्टर सदाओ के पास आया बिकॉज क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम, डॉक्टर सदाओ को आना था टू द पैलेस, महल में। तो वो डॉक्टर सदाओ के पास इसलिए आया क्योंकि डॉक्टर सदाओ को महल में आना था। क्यों आना था, देखो द ओल्ड जनरल, जो बूढ़ा जनरल है, वाज इन पेन अगेन, वो दोबारा दर्द में था। बूढ़ा जनरल दोबारा दर्द में था, इसीलिए उसको महल आना था। द ओल्ड जनरल, बूढ़ा जनरल हैड एन अटैक, उसको एक अटैक आया था, ठीक है। तो बूढ़े जनरल को एक अटैक आया था जिससे वो दर्द में था, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को बुलाया गया था संदेश वाहक के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर सदाओ कुड बी, डॉक्टर सदाओ को पड़ सकता है नीड, आवश्यकता, फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन करने की। डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती थी। तो क्वेश्चन आपका था व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, जो संदेश वाहक है वो डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया। तो ही केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस, वो डॉक्टर सदाओ के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओ को पैलेस आना था। इसमें डॉक्टर सदाओ है, हाना है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल दोबारा दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल को अटैक आया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, और डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक लॉन्ग देख लेते हैं इसका, फिर हमारा पूरा इंग्लिश भैया फिनिश हो जाएगा। हमारा जितना भी पूरा इंग्लिश फिनिश होगा, एक लॉन्ग लास्ट हमारा होगा, ठीक है। देखो, राइट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। हाना कौन थी, तो अभी आपने डॉक्टर सदाओ जी को देखा, ठीक है, उन्हीं की पत्नी है शायद हाना, अभी हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा हाना कौन थी। कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाता है, ये भी द एनिमी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखो, हाना इज ये यंग, वो एक युवा, डेलिकेट, नाजुक एंड ब्यूटीफुल और सुंदर वोमेन, महिला थी। तो हाना एक बहुत ही युवा, नाजुक और सुंदर महिला थी, ठीक है। सी मेट सदाओ, वो सदाओ से मिली इन अमेरिका, अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर पर। तो वो एक प्रोफेसर, अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर सदाओ से मिली, ठीक है, दोनों पति पत्नी हैं। सी हैज 2 चिल्ड्रेन, उनके 2 बच्चे हैं। सी हैज अपारेंटली इनकलकेटेड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, यानी कि सी हैड अपारेंटली, अपारेंटली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पष्ट रूप से, ठीक है। इनकैलकुलेटेड का मतलब विकसित किया, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू का मतलब मानवता मूल्यों को, मानवतावादी मूल्यों को। तो हाना जो है उसने
स्पष्ट रूप से, ठीक है, मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया। ठीक है, अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इनकैलकुलेटर का मतलब विकसित किया, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू यानी कि मानवतावादी मूल्यों को। तो उन्होंने, हाना ने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया। ठीक है, होता क्या है, सी थॉट, उन्होंने सोचा द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज टू डील, निपटने के लिए, विथ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सिपाही से, वाज टू थ्रोन हिम, उसको बैक, उसको दोबारा फेंक दिया जाए, इनटू द सी, समुद्र में। तो उन्होंने अमेरिकी सिपाही से निपटने के लिए सोचा कि इसको क्यों ना दोबारा हम समुद्र में फेंक दें, क्योंकि अमेरिकी सिपाही उसके घर गलती से आ गया था और वो घायल था। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना फेंक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट सी डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हाना ने ऐसा नहीं किया। इंस्टीड, इसके बजाय, सी सजेस्ट, उसने सोचा टू कैरी, लाने का, द मैन, आदमी को, इनसाइड, अंदर, और इसके बजाय उन्होंने उस आदमी को उन्होंने अंदर लाया। ठीक है, सी वाश्ड द सोल्जर, उसने सिपाही को धोया। अब धोने का मतलब मारा नहीं, उसके जो घाव था उसको धोया। ठीक है, व्हेन, जब, यमी रिफ्यूज टू डू सो, जब यमी ने ऐसा करने से उसको मना किया। तो उसने क्या किया, उसने सोचा समुद्र में ये मिला है तो क्यों ना इसको समुद्र में दोबारा फेंक दिया जाए, लेकिन हाना ने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय उसने उस आदमी को वो घर में लाई, उसको धोया और क्या किया, और जबकि उसकी जो एक नौकरानी है शायद यमी, उसने ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, सी, उसने हेल्प्स, सहायता की, हर हस्बैंड, अपने पति की, इन ऑपरेटिंग, ऑपरेशन करने में, ऑन द वुंडेड सोल्जर यानी कि घायल सिपाही की, और यहां तक कि उसको घर में तो लाई ही, साथ में अपनी पति की, उस घायल सिपाही के ऑपरेशन में सहायता भी की। उसके पति ने उस घायल सिपाही का ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसमें हाना ने उसकी सहायता की। ठीक है, आगे देखो, सी गिव्स, उसने दिया, द पेशेंट, मरीज को, एनेस्थेटिक यानी कि बेहोशी की दवा, उसने उस पेशेंट को बेहोशी की दवा भी दी, ताकि बेहोश हो जाएगा तो इसके ऑपरेशन को सक्सेसफुली डन कर दिया जाएगा। सी कीप्स अप हर डिग्निटी, ठीक है, उसने अपनी डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा, उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। एज द सर्वेंट, जबकि सर्वेंट जो नौकर है वो लीव क्राइंग, वो रोते हुए भाग गई थी। ठीक है, जो इसकी नौकर यमी है वो रोते हुए भाग गई थी, फिर भी सी कीप्स डिग्निटी, उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। सी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, वो अपने घर के कार्यों को करने के लिए भी बहुत कठिन काम करती है। तो यही हाना का कैरेक्टर स्केच है जो मैंने लिख दिया है। ठीक, आपको आई होप कि समझ में पूरा का पूरा आ चुका होगा। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा थैंक यू होगा, हमारा पूरा इंग्लिश जो है यहीं पे भैया फिनिश होता है। ठीक है, हमने इस क्लास में जो आपका इंग्लिश है, ठीक है, उसमें 100/100 नंबर का जो पूरा पेपर आता है, पूरे पेपर को हमने पढ़ लिया। आपका सेक्शन ए जो है, सेक्शन बी जो है, सेक्शन सी जो है, सेक्शन डी, इन सबको हमने इन वन वीडियो यानी कि वन शॉर्ट वीडियो में हमने इनको पढ़ लिया। ठीक है, क्लास लॉन्ग हो गया होगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। ऐसे क्लासेस आपको बार बार नहीं मिलेंगे, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। ऐसे ही क्लासेस आप लोग चाहते हैं तो भैया सपोर्ट बनाए रखें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।